हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये चैनल डिप्लोमा और आईटीआई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल का बेसिक मशीन ये सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने शुरू किया था ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, जिसको हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग दोनों बोथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी होता है, डिजाइन भी होता है, दोनों होता है। तो जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे लेक्चर को स्टार्ट से देखें, ताकि कोई भी चीज़ उनको मिस ना समझ में आए। अगर आप बीच से देखोगे तो कुछ चीज़ें मिस मिलेंगी, लेकिन आप स्टार्ट से देखते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, अपना कॉपी पेन लेके बैठिए। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं पावर वायरिंग। हम लोग पावर वायरिंग डिस्कस कर रहे थे। पावर वायरिंग में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल बताया था कि आप इन रूल को ध्यान में रखेंगे वायरिंग करते टाइम, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से उन चीज़ों को याद दिला देता हूं कि कितनी बातें हम लोगों की हुई हैं, और उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पावर वायरिंग। ये हम लोग का हेडिंग है, और उस पावर हेडिंग में हमने ये देखा था कि पावर की दो कैटेगरी होती है। एक तो 15 एम्पियर का सॉकेट लगा लीजिए, उससे कंट्रोल करिए, यानी कि उसी चीज़ों को कनेक्ट करके चलाइए, जैसे आपका हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, वगैरह वगैरह, जो हैवी पावर कंज्यूम करते हो। दूसरा था एक अलग से मोटर ही, कि आप मोटर को पावर की कैटेगरी में रखोगे, लेकिन उसको आप 15 एम्पियर के सॉकेट से नहीं चलाओगे। वो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से एक लाइन ले जाओगे, और वो लाइन जाके मोटर के साथ में जुड़ेगी। मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था, आप देखिए पीछे पन्ना पलट के। उसमें 4 ब्लॉकें थी। पहला मेन स्विच था, फिर डीबी था, फिर डीबी के बाद एक मोटर स्विच था, फिर उस मोटर स्विच के बाद स्टार्टर था, स्टार्टर से मोटर को हमने कनेक्शन दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने के बाद आपको मैंने कुछ बेसिक रूल बता दिए थे कि आप इन रूल को ध्यान में रखेंगे, फिर आप वायरिंग करोगे। तो उसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़नी है। वो हेडिंग मैंने आपको डलवाया था कैलकुलेशन ऑफ करेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ करेंट फॉर मोटर। यानी कि अगर आपको मोटर की वायरिंग करनी है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपको किसी मोटर की वायरिंग करनी है, मैंने बोल दिया कि ये ठीक है 5 HP की मोटर है, आप इसको क्या करो, वायरिंग करो आप। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि ठीक है, हम वायरिंग करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ अगर हमारा मेन स्विच होगा तो हम कोई डायग्राम को ध्यान में नहीं रखते हैं, सीधा बताते हैं कि हमको इसको कनेक्शन देना है मेन स्विच से। अब आप बताइए, मेन स्विच से जब आप इसको कनेक्शन दोगे मोटर को, तो ये मोटर कोई ना कोई करंट कैरी करेगी, यानी कि करंट इसमें कुछ ना कुछ जाएगा। वो करंट कितना जाएगा वो डिपेंड करता है कि मोटर कितनी रेटिंग की है, यानी कितनी कैपेसिटी की है। उस कैपेसिटी के हिसाब से क्या जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, आई। अब वो आई जितना फ्लो करेगा, उसी की कैपेसिटी के हिसाब से हम यहाँ पे वायर यूज करेंगे, यानी कि कितना मोटा वायर यूज करें। आपको भी पता है कि मोटा वायर होगा तो ज्यादा करंट वियर करेगा, अगर पतला वायर होगा तो कम करंट वियर करेगा। तो हमें अगर से मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो करानी हो, तो हमें कितना साइज का कंडक्टर चाहिए। हमने मान लिया कि चलो हमने ये 2.5 mm² कॉपर का वायर ले लिया, ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकता है इजीली। अब अगर हमें यहीं पे 25 एम्पियर की जरूरत पड़ जाती, तो क्या ये वायर कैपेबल था इस करंट को ले जाने के लिए? तो आपका जवाब होगा नहीं, इससे तो नहीं जाएगा। अब हमें मोटा वायर लगाना पड़ेगा। वही अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 0.5 एम्पियर का करंट वियर करना हो, तो आपको 2.5 mm का वायर लगाने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि आप पावर वायरिंग में कम से कम 2.5 mm² का वायर आप यूज करोगे, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि ये पावर वायरिंग, बस आप समझिए कि 0.5 एम्पियर हमको करंट कैरी कराना है। तो हमें मोटा तार लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा घाटा होगा उससे, वायर ज्यादा खर्च होगा तो पैसा ज्यादा बर्बाद होगा, तो हम पतला वायर यूज करेंगे।
वहीं अगर पैसा बचाने के चक्कर में हैवी करंट फ्लो कराने के लिए हमने पतला वायर यूज कर लिया तो वायर खराब हो जाएगा, तो हमें और नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमें ये जरूर भी पता होना चाहिए कि कितना करंट फ्लो कराएगी वो मोटर। ठीक है, आप मेरे बात के इंपॉर्टेंट को समझिए कि कोई भी है अगर सिस्टम, वो कितना करंट फ्लो करा सकता है ये हमें पता करना है कि ये अगर मोटर है तो कितनी करंट फ्लो कराएगी। तो इस बात पे हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि आप कैसे निकालोगे किसी भी मोटर के लिए करंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमको आज क्या पढ़ना है टॉपिक में। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो चैनल को लाइक जरूर करिए। कुछ आपको कहना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करिए, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे। देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पावर का बेसिक में। पावर का फार्मूला P बराबर √3 VI cos फाई। ये आपके ध्यान में होगा एक फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला अभी अधूरा है। कैसे? यहाँ पे लगेगा L, यहाँ पे लगेगा L। L का मतलब है लाइन, जहां आप लिख लीजिए VL बराबर लाइन वोल्टेज, ठीक है, और IL बराबर लाइन करंट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या होता है। हमने तो सिर्फ वही वोल्टेज और करंट पढ़ा था। अब यहाँ से प्रॉब्लम फंसना शुरू हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इन चीजों पे अभी जस्ट डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये फार्मूला मैं कंप्लीट करा लूँ। तो आपको ये फार्मूला तो याद होगा कि √3 VL IL cos फाई, जहां आपको मैंने बता दिया कि VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, IL क्या है, लाइन करंट है, और cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है। अब आप कहोगे पावर फैक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फाई है वो होता है फेज एंगल। फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं, और इसी फाई को अगर हम कॉस में ले लें तो इसको पावर फैक्टर बोला जाता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको मशीन पढ़ाएंगे या फिर बेसिक पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। फिलहाल हमारा काम है करंट सिर्फ निकालना ड्राइंग के लिए, तो हम उस पर चर्चा ना करके हम लोग सिर्फ करंट पे चर्चा करते हैं। लेकिन टर्म को आप समझिए कि क्या टर्म यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, तो देखिए आपने P निकाल लिया, ये 3 फेज का पावर होता है। P 3 फेज बराबर √3 VL IL cos फाई। अब यहां से मैं पूछूं कि आपको वोल्टेज पता होता है 415 वोल्ट, पावर आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपको मोटर की रेटिंग पता होगी कि हमें कितने HP की मोटर चलानी है। HP का मतलब क्या है, वो पावर ही तो है। वो अलग बात है कि ये पावर हमारा वाट में है और वो पावर किस में है, HP में है। कोई बात नहीं, हम वाट HP को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास फार्मूला है उसका। फिलहाल पावर तो पता है हमें, तो वी आल्सो नो पावर वोल्टेज, √3 इज कांस्टेंट वैल्यू, IL इज अननोन वैल्यू। ये क्या है हमारे लिए, अननोन है। और पावर फैक्टर हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये पावर फैक्टर बेसिकली हम 0.8 मार करके चलते हैं हर जगह, लेकिन हर जगह इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते। कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, मैं आपको एक नोट करा दूंगा टेबल, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसी मोटर के लिए आपको पावर फैक्टर कितना लेना। कहीं आपको 0.5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा, 0.7, 0.6, 0.8 ऐसे कुछ मिलेगा। ये तो कहाँ पे क्या लेना है मैं आपको ये बता दूंगा। तो फिलहाल हमको ये बताना है कि ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हमको IL ही तो चाहिए। तो आप यहाँ से बड़े आराम से IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। P 3 फेज बटा में √3 VL cos फाई। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फार्मूला किसके लिए,
3 फेज पावर के लिए। अब देखिए, यदि कभी कभी आपको क्या मिलेगा, ये एक चीज और आप मार्क करके बताइए मुझे, ये फार्मूला आप तब यूज करते हो जब आप इफिशियंसी मान के चलते हो 100% है। कितनी है? 100%। अगर दक्षता 100% है, इसका मतलब कि जो आप मोटर ले रहे हो वो आइडियल है। कुछ ऐसा माना जाता है, दक्षता 100% होने का मतलब क्या है? कुछ आदर्श अवस्था बन रही है, ठीक है। तो ये आइडियल है, 100% इसकी दक्षता है, तब ये फार्मूला यूज करोगे। अगर वहां पे फार्मूला कुछ कम बन जाए, फार्मूला का मतलब कि ये दक्षता है कुछ कम हो जाए, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? तब तो आप फंस जाओगे कि अब यहाँ तो दक्षता का कोई सीन ही नहीं है, अब कहां से लाएं? तो आप ये नोट करके चलिए कि यदि दक्षता दिया गया हो, मैं लगभग हर चीज आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनकेस अगर कोई इंग्लिश टर्म यूज हो रहा हो तो आप समझ जाइए, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इतना तो समझते ही होंगे, ठीक है। यदि दक्षता दिया गया हो, 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस चल रहा था, हेल्थ इशू था, तो मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया। थोड़ी सी अब राहत है, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। अब तो उम्मीद करता हूं अब आगे आपको ऐसे ही क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर दक्षता दिया गया हो तब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? तब आप कहोगे P बराबर वही √3 VL IL cos फाई, लेकिन दक्षता का गुणा हो जाएगा। ये आप फार्मूला यूज करोगे। अब मैं यहां से आपको कहूं कि आप IL की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे P बटा में √3 VL cos फाई, ईटा का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला भी नोट करके चलिए, सिर्फ यहीं पे चेंजेस आया है, ईटा आ गया है आपका, और कुछ नहीं चेंज हुआ है यहाँ पे फार्मूला में। तो अब दक्षता का अगर आपको कुछ केस बनने की कहीं कहीं होता है ना कि 10 HP की आपको मोटर दे दी गई, लेकिन क्वेश्चन में कह देगा कि उसकी दक्षता 90% है या 80% है, तब आप फंस जाते हो। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो मैं आपको भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस पे कि आप कैसे फार्मूला को यूज करोगे। अभी फिलहाल आप फार्मूला बस तैयार रखो अपना, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये तो हो गया फार्मूला कि आप करंट कहां से निकाल लोगे, आप पावर पुट करोगे, वोल्टेज पुट करोगे, और यहां से कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है? तो चलिए, इस चीज को मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। देखिए, थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे तो चीजों को समझने में आसानी होगी। अगर हम लोग थोड़ा सा भी बेसिक मिस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, हम पहला हेडिंग डालते हैं लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। ये केस बनेगा ही 3 फेज में, सिंगल फेज में इसका केस नहीं बनने वाला, क्योंकि सिंगल फेज में फेज और लाइन का कोई सीन नहीं होता। जो भी वोल्टेज मिलता है आपको लाइन और फेज और न्यूट्रल के बीच में मिलता है, तो वहां पे तो ऐसा सीन नहीं बनता, लेकिन 3 फेज सिस्टम में बनता है। तो आइए मैं आपको 3 फेज सिस्टम में बता दूं कि कैसे आपको पता करना है कि लाइन क्या होगा और फेज क्या होगा। अब आप 3 फेज में जा रहे हो, तो 3 फेज में हमें ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि एक पॉइंट होता है स्टार में 3 फेज का, दूसरा पॉइंट होता है डेल्टा में। कुछ याद आया आपको बेसिक? स्टार को आप ऐसे बनाते हो, डेल्टा को आप कुछ ऐसे बनाते हो। ये डेल्टा, ये नहीं, ये ठीक है। ये हो गया डेल्टा, ये हो गया स्टार। अगर मैं वाइंडिंग की बात करूं तो देखिए, स्टार में कुछ ये सीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका कॉमन पॉइंट होता है, इसी को बोला जाता है न्यूट्रल।
डेल्टा में ऐसा सिस्टम नहीं होता, डेल्टा को कुछ आप ऐसे बनाते हो। ये 3 वाइंडिंग आपको यहाँ भी दिख रही है, 3 वाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है। आप ये देखिए, ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी, 3 फेज हो गए। यहाँ पे भी आपको मान लीजिए ये हो गया आपका आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी। यहाँ पे डेल्टा में आपको न्यूट्रल नहीं मिलता, आपको सिर्फ क्या मिलता है, तीनों फेज मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप लाइन और फेज को कैसे डिफरेंस कर पाओगे। होता क्या है कि अगर मैं लाइन की बात करूं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, और मैं फेज की बात करूं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, तो आप सीधा सीधा एक टर्म बोलिए कि किन्हीं दो लाइन के बीच का वोल्टेज या करंट क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज या लाइन करंट कहलाता है। ठीक है, अगर मैं फेज की बात करूं तो आप कहोगे एक फेज तथा न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज या करंट क्या कहलाता है, फेज करंट या फेज वोल्टेज कहलाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि आपके सामने स्टार में भी 2 लाइनें दिख रही हैं, डेल्टा में भी 2 लाइनें दिख रही है ना। तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है समझाने के लिए, आप सिंपली समझ जाएंगे बिना किसी डेफिनेशन के। देखिए होगा क्या, आपको एक वाइंडिंग यहां दिख रही है, एक वाइंडिंग यहां, एक वाइंडिंग यहां, सेम वैसे ही एक वाइंडिंग इधर, एक वाइंडिंग इधर और एक वाइंडिंग इधर दिख रही है। जो वोल्टेज और करंट किसी एक वाइंडिंग के क्रॉस मिलेगा आपको, वो कहलाएगा फेज वोल्टेज या फेज करंट। समझिएगा बात को। अगर किसी हम एक वाइंडिंग की बात करें, चाहे इसमें कोई भी आप एक ले लो, वो एक वाइंडिंग के एक क्रॉस जनरेट होने वाला वोल्टेज हो या करंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फेज ही बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? अभी नहीं क्लियर हुई, फिर से मैं बताता हूं। किसी एक वाइंडिंग के एक क्रॉस जनरेट होने वाले वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं, और सेम डिफिनीशन किसी एक वाइंडिंग के एक क्रॉस फ्लो होने वाली करंट को हम लोग फेज करंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो लाइन करंट, लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो देखिए किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो, किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच फ्लो होने वाली करंट को हम लोग लाइन करंट कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब आप कहोगे कि इसमें फेज वोल्टेज क्या है, तो देखिए VRN, ये क्या है, VRN है, ये कहां का है, यहां और यहां का है, यही तो वोल्टेज है ये VRN। ये क्या हो गया, फेज वोल्टेज। क्या हो गया, ये फेज वोल्टेज हो गया। वही मैं अगर आपसे पूछूं कि ये VRY क्या है, यहां से यहां तक VRY क्या है, तो आप कहोगे लाइन वोल्टेज। क्या कहोगे आप, लाइन वोल्टेज कहोगे। ये हो गया स्टार के केस में। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात हो डेल्टा के केस में, तब क्या बनेगा, तो देखिए आपको भी पता है कि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट तो कोई है नहीं, तो आप सीधा कहोगे कि ये VRY क्या है,
तो आप तुरंत कहोगे कि सर आपने बताया था कि किसी एक वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज बताइए, तो ये वोल्टेज किसी एक वाइंडिंग के क्रॉस ही तो है, तो ये एक वाइंडिंग के क्रॉस है, तो ये क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया फेज वोल्टेज। फिर दूसरी बात कहोगे आप कि सर आपने फेज तो कह दिया कि एक वाइंडिंग के क्रॉस है, वही चीज देखें तो हम एक लाइन ये है एक लाइन ये है, वी आर वाई दोनों अलग अलग लाइनें हैं, तो ये लाइन वोल्टेज भी तो होना चाहिए। तो सही बात आप कह रहे हो, ये लाइन वोल्टेज भी है, ये फेज वोल्टेज भी है और ये लाइन वोल्टेज भी है। अब फिर से नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि ये दोनों एक कैसे हो गए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर दोनों एक कैसे हो गए जब अलग अलग हैं। तो मेरा जवाब होगा कि डेल्टा के केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है, स्टार के केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि डेल्टा के केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग है, लेकिन स्टार के केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग है, और वहीं डेल्टा के केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज एक ही है। ये हो गया वोल्टेज का, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। अब देखिए हम लोग करंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए करंट में क्या होगा, मैंने कहा कि किसी एक वाइंडिंग में अगर यहाँ पे आई आर करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं आई आर यहां से आ रही है, आई वाई यहां से आ रही है, आई बी यहां से आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए किसी एक फेज में जो करंट फ्लो होगी, यानी किसी एक लाइन में जो करंट फ्लो होगी, हम उसको बोलते हैं लाइन करंट। क्या कहते हैं, किसी भी एक लाइन में जो करंट फ्लो होगी वो हम कहते हैं लाइन करंट। और जिस वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो होगी, यानी किसी एक वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी, हम उसको बोलेंगे फेज करंट। क्या बोलेंगे, फेज करंट। तो मैं अगर आपको आई आर पूछूं, यहाँ पे आई आर पूछूं, तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि आई आर क्या है, किसी एक फेज में जा रही है तो ये फेज करंट है, क्योंकि इस फेज में आई आर तो फ्लो हो रही है यहां से आके, तो ये हो गई फेज करंट। लेकिन यही फेज करंट इस लाइन में भी फ्लो कर रही है, तो ये हो गई लाइन करंट। यानी कि फिर से वही बात, जैसे यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज एक ही है, वैसे ही स्टार के केस में फेज करंट और लाइन करंट दोनों एक ही होता है। तो आइए डेल्टा के केस में देखते हैं। तो देखिए यहां से आई आर, यहां से आई वाई और यहां से आई बी एंट्री कर रही है। अब देखिए होगा क्या, आई आर इधर से आया, आई वाई इधर से आया, आई बी इधर से आया और आई वाई यहां से आया। अब आप देखिए कि ये आई आर जो करंट है वो क्या है, लाइन करंट। ये आई आर क्या है, लाइन करंट है। लेकिन ये आई आर यहां आके दो भागों में बट जाएगा। अब वही करंट ये नहीं रह पाएगा, देख रहे हैं ना, आई आर यहां आया जैसे ही ये दो भाग में बट जाएगा। आई बी जब यहां आएगा तो ये भी दो भाग में बट जाएगा। वैसे ही आई वाई यहां आएगा तो ये भी दो भाग में बट जाएगा। तो मैं आपको बोलूं, अगर मैं अधूरा लिख रहा हूं तो मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं। यहां पे आई आर बराबर आई वाई बराबर न लिख के आई आर आई वाई आई बी, ये क्या है, लाइन करंट है। सेम वैसे ही वोल्टेज के लिए भी आप लिख सकते हो कि वी आर वाई आपने ले लिया, वी वाई भी ले सकते हो, वी आर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए ये मेथड अपनाया था। बाकी हम इसको स्टार और डेल्टा को काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग थ्री फेज सिस्टम पढ़ेंगे, काफी डिटेल में। मैं आपको थ्री फेज सिस्टम ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको थ्री फेज सिस्टम में डाउट ही नहीं रह जाएगा कोई भी। फिलहाल हमको सिर्फ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समझाना था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया लाइन करंट। अब ये करंट जब यहाँ पे आ रही है तीनों, तो ये बट जा रही हैं। तो एक मान लेते हैं ये आई आर वाई हो गई,
आई, देखिए आर और वाई इसके बीच में हो गई ना ये करंट, मान लेते हैं आई आर वाई हो गई। यहाँ देखिए आई बी से आई बी वाई हो गई, या फिर आई आर बी हो सकती है, यानी कि आर और बी के बीच में करंट हो सकती है। ये होती है फेज करंट। ये क्या होती है? फेज करंट, यानी कि किसी एक वाइंडिंग में जो फ्लो होगी करंट वो होगी फेज करंट, और किसी एक लाइन में जो करंट फ्लो होगी वो होगी लाइन करंट। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोगों को समझाने से मुझे बस ये चीज का ये फायदा होना चाहिए कि अब आपको मैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट अगर बोलूं तो आप यस में जवाब दे लो कि हाँ इट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं और अपने आता हूं पावर वायरिंग पे कि हमें पावर वायरिंग में करना क्या है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है। मैंने कहा था कि एक आपको मैं टेबल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? टेबल। आप ये बना लीजिए। ये टेबल इसलिए है कि आप जब वायरिंग करने जाओगे तो मोटर की इफिशियंसी चाहिए आपको और पावर फैक्टर चाहिए, और कौन सा स्टार्टर आप यूज करोगे ये आपके पास होना चाहिए डिटेल। तो आपको मैं एक टेबल बना दे रहा हूं। ये देखिए इस टेबल में क्या बनेगा, इधर लिख लीजिए HP। ठीक है, यहां लिखिए 1 HP2 नहीं, 1 HP2 नहीं, 1 HP से कम। ठीक है, फिर एक होगा 1 HP2 5 HP। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा 5 HP2 20 HP। उसके बाद होगा 20 HP से अधिक। ये आपके सामने एक टेबल है। ठीक है, ये तो हो गया HP। होगा फिर दक्षता। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षता का टेबल। फिर होगा PF यानी कि पावर फैक्टर, ये हो गया। फिर होगा आपका स्टार्टर, ये हो गया आपका स्टार्टर। ये टेबल अभी मैं बना दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टेबल है किस लिए। एक HP से कम अगर आपकी मोटर हो, 0.5 HP की हो या 1 HP की हो, तो उसकी दक्षता कितनी होती है? अब आप आइडिया लगाइए कि अगर आपकी मोटर छोटी हो, देखिए मोटर जो है ना अगर छोटी हो तो दक्षता कम हो जाता है, वही अगर बड़ी हो तो दक्षता बढ़ जाता है। ये मैंने आपको मार्क करके रखा है, आप अगर कहीं नहीं नोट किए तो इसको नोट कर लीजिए कि यदि मोटर छोटी हो, छोटी का इसमें साइज में नहीं रेटिंग में, अगर कम रेटिंग की हो तो उसकी क्या होती है? दक्षता कम होती है, पावर फैक्टर भी बहुत कम होता है। लेकिन वही मोटर अगर बड़ी हो तो उसकी दक्षता भी अधिक होती है और उसका पावर फैक्टर भी अधिक होता है। तो ये बात आप नोट करके रख लीजिए, और यही बात मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा। देखिए कैसे, अगर 1 HP से कम की मोटर हो तो आप जो दक्षता लोगे वो 0.52, 0.65 लोगे, यानी कि 50% टू 65%। आप परसेंटेज को चेंज करोगे तो फ्रैक्शन में वही 0.5 और 0.65 वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, कोई डाउट आपको इसमें? नहीं, क्योंकि डाटा आपको याद रखना है, इसमें डाउट क्या करना है। अगर 1 HP से कम की मोटर हो तो उसकी दक्षता आप कितनी लोगे? 50 से 65% लोगे। PF कितना होगा? तो पावर फैक्टर इसको कहोगे आप 0.6 होगा, यानी कि ये 0.5 to 6 भी होता है, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा
0.5 टू 0.6 भी मिलेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड मार्क करके चलिए कि 0.6 ही होगा, ठीक है। और इसके लिए स्टार्टर कौन सा यूज करोगे आप, तो आपको पता है कि 5 HP से कम के लिए हम लोग DOL स्टार्टर यूज करते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये ऑनलाइन इंटरनेट वाला नहीं, ऑनलाइन। एक होता है आपका ऑनलाइन, ये होता है इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट वाला ऑनलाइन होता है। एक होता है ऑनलाइन, यानी कि ऑन होगा डायरेक्ट लाइन में, ठीक है। तो ये होता है ऑनलाइन, यानी कि डायरेक्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हमें स्टार डेल्टा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अगर मोटर वहीं आपको 1 से 5 HP की रेटिंग की मिल गई हो तो आप क्या करोगे, तो पहले उसकी दक्षता देखोगे। तो इसकी दक्षता जो है ना, इनसे थोड़ी ज्यादा होगी, तो मान के चलते हैं कि इनकी दक्षता जो होगी 0.7 टू 0.8, इतना हम मान के चलते हैं, ठीक है। 0.7 टू 0.8, यानी कि इनकी दक्षता जो होगी वो 70% से 80% के आसपास होगी। देखिए, जैसे ही मोटर की रेटिंग बढ़ी, साइज बढ़ी, वैसे ही दक्षता भी आपको बढ़ता हुआ दिखा। वैसे ही सेम केस पावर फैक्टर के लिए भी होगा कि आपका पावर फैक्टर यहाँ पे 0.75 के आसपास देखने को मिलेगा। ये हम मान के चलते हैं, एवरेज देखा जाता है तो, ठीक है। तो देखिए, पावर फैक्टर भी बढ़ा हुआ मिला। अब होगा क्या कि आप कहोगे स्टार्टर कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए भी DOL स्टार्टर आप यूज करते हो, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए भी आप स्टार्टर यूज करोगे DOL। अब क्या करना है, 5 HP से 20 HP की जब अगर मोटर हो तब आप कितना लोगे, तो आप बोलोगे कि जो इसकी दक्षता है वो 0.8 टू 0.85 हो जाएगी, यानी और बढ़ जाएगी, 80% से 85% तक बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसमें जो पावर फैक्टर आएगा वो लगभग 0.8 आएगा, ये भी बढ़ा हुआ कुछ मिलेगा। स्टार्टर कौन सा यूज करोगे, यहाँ पे स्टार डेल्टा यूज करोगे आप, ठीक है। और यहीं अगर 20 HP से अधिक की मोटर हो तो क्या करोगे आप, तो 20 HP से अधिक मोटर के लिए दक्षता जो आएगी आपकी 0.85 टू 90, यानी कि 85% से 90% तक आपको दक्षता देखने को मिलेगी, ठीक है। और पावर फैक्टर हम आप कहें तो पावर फैक्टर इसका 0.9 मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, स्टार्टर कौन सा यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आपको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पे हमें थोड़ा डिटेल ज्यादा बताना चाहिए था, लेकिन अभी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा मशीन का पार्ट है। फिलहाल आपने ऑटो ट्रांसफार्मर मशीन में पढ़ा होगा। अगर ये बात करें तो ये थ्योरेटिकली है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, जैसा हम लोग इंडस्ट्रीज में देखते हैं, करते हैं, करवाते हैं, वहां पे आपको कोई भी रेटिंग हो, 100 HP की हो, 50 HP की हो, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज करते हैं। लेकिन हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम देना है, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ 20 HP तक हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा करेंगे। वहीं अगर हम आपसे बोलें कि अगर स्लिप रिंग मोटर हो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, तो कौन सा आप स्टार्टर यूज करोगे, DOL करोगे, स्टार डेल्टा करोगे, या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट क्या यूज करोगे, क्या करोगे बताइए। तो आप ना ही DOL करोगे, ना ही स्टार डेल्टा करोगे, ना ही ऑटो ट्रांसफार्मर करोगे। कौन सा होगा, एक अलग से इसके लिए आता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्या करते हैं कि मोटर के स्लिप रिंग में जो लगा होता है वाइंडिंग, उसमें हम एक रेजिस्टेंस ऐड करके कम ज्यादा करके स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टार्ट में रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते जाते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि स्क्वायरल केस क्या होता है, हम ये सारी बातें किसके लिए कर रहे थे, स्क्वायरल केस मोटर के लिए कर रहे थे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपको अच्छे से पता होगा, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता आपसे। अगर मशीन पढ़ाता तो मैं काफी डिटेल में आपको इन सब चीजों को बताता। फिलहाल आप ये टेबल याद रखिए, और कौन सा स्टार्टर लगेगा, कितनी दक्षता होती है, कितना इसका पावर फैक्टर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे, हमको 8 HP की मोटर मिल जाएगी तो तुरंत हम वहां से ये सब वैल्यू पुट कर देंगे।
हम वहाँ आपको समझाने नहीं जाएंगे कि 5 से 20 HP के लिए पावर फैक्टर इतना होता है, दक्षता इतनी होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास इतना ही रहने देता हूँ, कल से आगे इसका हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा।